हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आज का वीडियो फिर से एक आई ओपनर वीडियो है। मतलब आपको कई बार क्या होता है कि क्रिप्टो के अंदर आपको ऐसे सेल किया जाता है कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है और हर चीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइज है, हर चीज़ जो है वो कमोडिटी है ना? आपने कई बार ये सुना होगा कि यार बिटकॉइन को लेके तो कई बार ये चर्चा सुनने में आ रही है कि बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल कमोडिटी और जो बाकी क्रिप्टोज़ हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो सिक्योरिटीज़ हैं। तो आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आज ना आपको थोड़ी-सी ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी स्पेस के बारे में कि स्पेस इवॉल्व कैसे हो रही है, ठीक है? शुरू करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगेन वेरी, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है? मतलब आज आपका लेवल अप हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है। देखिए, ये जो क्रिप्टो स्पेस है, ये शुरुआत हुई इसकी बिटकॉइन से, ठीक है? बिटकॉइन से इसकी शुरुआत हुई 2008 में सतोशी नाकामोटो ने व्हाइट पेपर लेके आया और 2019 में बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन वो स्टार्ट हुई, उसमें ब्लॉक्स एक-एक करके माइन होने लगे और हमने देखा कि 2008 से बिटकॉइन की जर्नी को हमने देखा। बिटकॉइन से इंस्पायर होके इथेरियम आया। इथेरियम ने कहा कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो फ्यूचर में जो डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशंस हैं, वो बन सकती हैं, वो पोटेंशियल लग रहा है। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन प्रोग्रामेबल नहीं है, उसके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय नहीं हो सकते, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हो सकते हैं। तो इथेरियम ने वहाँ से बिटकॉइन से इंस्पिरेशन लेते हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड करके एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन बनाई और बिटकॉइन के बाद इथेरियम आया। इथेरियम के बाद तो आपने देखा कि L1 की और L2s की और वेरियस वेरियस टाइप ऑफ क्रिप्टोज, मतलब अगर आज हम देखें तो 20,000 से ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो आपको दिखता है। क्या सारे क्रिप्टो एक जैसे हैं? क्या सारे क्रिप्टो बिटकॉइन की श्रेणी में आते हैं? क्या इनके इनका इनका जो ये पूरी इंडस्ट्री है, ये है क्या? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो पूरी इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे जितने भी क्रिप्टोज़ हैं, ये अगर हम देखें तो 4 चीज़ों में डिवाइड होता है, राइट? 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है। अब 4 कैटेगरीज़ क्या है? जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी है कमोडिटी, राइट? दूसरी जो कैटेगरी है, वो है स्टेबल कॉइन्स की, राइट? जैसे यूएसडीटी, यूएसडीसी। तीसरी जो कैटेगरी है, वो है सिक्योरिटीज़ की और चौथी जो कैटेगरी है, वो यूटिलिटी टोकन्स की है, यूटिलिटी कॉइन्स जो होते हैं, राइट? तो जो सबसे पहली श्रेणी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कमोडिटी। तो जब हम इन 4 श्रेणियों के अंदर अलग-अलग कॉइन्स को अगर हम जब डिवाइड करते हैं, जब उनको इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें ये फिगर आउट होता है कि ओके, ये इंडस्ट्री के अंदर सारे कॉइन्स एक श्रेणी के अंदर फॉल नहीं होते। तो इसलिए जब आपको ये कोई ये बोलता है ना, कोई आपका दोस्त यार या मामा का लड़का ये बोलता है कि अरे यार बिटकॉइन छोड़, वो तो बहुत ऊपर चला गया, ये ले ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये ले ले, वो क्या ले रहे हो? आप कमोडिटी ले रहे हो, आप सिक्योरिटी ले रहे हो, आप यूटिलिटी टोकन ले रहे हो या आप स्टेबल कॉइन ले रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना और फिर उसके बाद एक अलग श्रेणी होगी जैसे कि एनएफटीज़ हो गई, राइट? तो वो बिल्कुल अलग श्रेणी हो गई। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कमोडिटी। कमोडिटी होता क्या है? देखिए, कमोडिटी का मतलब ये होता है जिसका कोई इश्यूअर ना हो। ये सबसे बेसिक थंब रूल है, जिसका कोई इश्यूअर ना हो। जैसे कि अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो कमोडिटी होती है जैसे कि गोल्ड, राइट? कमोडिटी होती है जैसे कि ऑयल, राइट? कमोडिटी होती है जैसे कि आपकी व्हीट, बाजरा, मेंथा, राजमा। कमोडिटीज़ में आपने सुना होगा रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, केरोसिन ऑयल होते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। तो कमोडिटीज़ बेसिकली क्या है, जिसका कोई इश्यूअर नहीं है। और कमोडिटी की जो ख़ास बात हमने ये देखी कि कमोडिटीज़ जो है वो टेंजिबल फ़ॉर्म में होती है। मतलब आप उसे फ़ील कर सकते हो, आप गोल्ड को हाथ में लेके फ़ील कर सकते हो, आप ऑयल को टच करके उसको फ़ील कर सकते हो, आप बाकी जो राजमा या गेहूँ है उसको फ़ील कर सकते हो। सो टेंजिबिलिटी होती है कमोडिटी में, राइट? और कमोडिटी का कोई इश्यूअर नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि गोल्ड को साउथ अफ्रीका ने बनाया या ऑयल को सऊदी अरेबिया ने बनाया। तो सऊदी अरेबिया कोई गोल्ड का क्रिएटर नहीं, गोल्ड की वहाँ पे वेल्स हैं जहाँ से सॉरी, जो गोल्ड है वो कोई उसका क्रिएटर सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, जबकि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि अफ्रीका का गोल्ड पे कंट्रोल है, राइट? अफ्रीका ने गोल्ड को क्रिएट किया, नहीं, अफ्रीका के अंदर माइन्स हैं, वहाँ से गोल्ड निकलता है। सिमिलरली ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो सकता है कि रशिया है, सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं दे आर द ओनर्स ऑफ ऑयल और दे आर द क्रिएटर्स ऑफ ऑयल। नो, ऑयल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, गोल्ड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, राइट? सिमिलरली व्हीट, बाजरा, ये जो लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, लैंड के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो दीज़ आर आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। इनको माइन करना, इनकी क्रॉप्स को ग्रो करना या इनको फैसिलिटेट करना, ये एक प्रोसेस है, राइट? बट वो प्रोसेस की एक पार्ट है, वो कोई क्रिएटर नहीं है, वो इश्यूअर नहीं है, वो ओनर नहीं है उसके। फार्मर अपने खेत के अंदर क्रॉप को
बीज बो रहा है, कितनी क्रॉप निकलेगी उसके कंट्रोल में नहीं है। गोल्ड माइनर गोल्ड जाके निकालने की कोशिश कर रहा है, कितना गोल्ड निकलेगा मालूम नहीं है, राइट? और उधर आपका ऑयल की वेल में से कितना ऑयल निकलेगा ये कंट्रोल में नहीं है, कितना ऑयल है। सो ये इश्यूअर नहीं है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। पहली बार 2008 के बाद जो बिटकॉइन है, अब बिटकॉइन को जब जिस श्रेणी में डाला गया वो कमोडिटी की श्रेणी में इसलिए डाला गया है कि पहली डिजिटल कमोडिटी है, पहला डिजिटल पब्लिक गुड है ये, पब्लिक का है, राइट? ये इसका कोई क्रिएटर नहीं है, इसका कोई इश्यूअर नहीं है। पहली डिजिटल गुड जो कि पब्लिक का है, डिजिटल फॉर्म में है, इसका कोई इश्यूअर नहीं है। इसको आप फ़ील नहीं कर सकते। बिटकॉइन कोई सिक्का नहीं है कि जिसको आपने हाथ में ले लिया और आप फ़ील कर रहे हो, राइट? इसका कोई इश्यूअर नहीं है, कोई नहीं जानता सतोशी नाकामोटो कौन था, आदमी था, औरत था, कंपनी थी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे, नोबडी नोज़ दैट, राइट? प्लस सतोशी नाकामोटो ने उसको प्री माइन नहीं किया। प्री माइन का मतलब ये होता है, पहले अपनी जेब में भर लेता हूँ बिटकॉइन, उसके बाद जो है बिटकॉइन जो है वो पब्लिक को इश्यू करता हूँ या पब्लिक सेल के लिए ओपन करता हूँ। पहले अपने परिवार के और अपनी जेबों में भर लेता हूँ, राइट? तो प्री माइन का मतलब होता है कि पहले आपने अपने समधियों को, अपने आप अपनी जेब में अपने रिश्तेदारों को चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसके बाद आपने जनरल पब्लिक को वो सेल के लिए ओपन करी, राइट? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आप उसके क्रिएटर नहीं हो, राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बिटकॉइन जिस श्रेणी में फॉल होता है, क्योंकि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को के कोड को लिखा और उसकी ब्लॉकचेन को इनिशियल डेज में रन किया, क्योंकि इनिशियल डेज में ज्यादातर लोग नहीं थे जो बिटकॉइन के अंदर बिलीव नहीं करते थे। तो सतोशी नाकामोटो ने इनिशियल डेज में बिटकॉइन को खुद माइन किया। माइन करने का मतलब ये है कि प्री माइन नहीं किया। माइन करने का मतलब है कि उसके जो ब्लॉकचेन को जितनी एनर्जी चाहिए थी उस समय में, जितनी इलेक्ट्रिसिटी से जितनी हैश पावर जो चाहिए थी, वो सतोशी नाकामोटो ने खुद अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके हैश पावर को जनरेट करके ब्लॉक्स को माइन किया, राइट? क्योंकि अर्ली बिलीवर्स नहीं थे, तो शुरू के ब्लॉक्स सतोशी नाकामोटो ने खुद माइन किए एनर्जी को यूज़ करके। अब क्योंकि शुरुआत में दिन नहीं थे, कॉम्पिटिशन नहीं था, तो कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था, कम हैश पावर की ज़रूरत होती है। इतना कि जैसे एक लैपटॉप की जो पावर थी या एक कंप्यूटर की जो पावर होती है एक सीपीयू की, उसकी पावर से भी आप जो है बिटकॉइन के ब्लॉक्स को माइन कर सकते थे। धीरे-धीरे उसमें लोग जुड़ने लगे, हॉल फिने आए, हॉल फिने के बाद और साइफर पंक्स आए। जैसे-जैसे उसके अंदर लोग जुड़ने लगे, तो उसमें पावर की जो हैश पावर थी, कॉम्पिटिशन बढ़ा बिटकॉइन के ब्लॉक्स को माइन करने का, तो हैश पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ी। तो जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, हैश पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती रही, वैसे-वैसे सीपीयू से हटके और जो स्पेशलाइज़्ड हार्डवेयर होता है, उसके थ्रू बिटकॉइन के ब्लॉक्स को करने की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे-जैसे आज की डेट में कितना हैश पावर चाहिए होता है कि आज की डेट में स्पेशलाइज़्ड माइनिंग हार्डवेयर चाहिए होता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को माइन करने के लिए। तो डे 1 से लेके आज तक बिटकॉइन प्री माइन नहीं हुआ, बिटकॉइन को पहले जेब में नहीं रखा गया, सतोशी नाकामोटो ने ना उसके क्रिएटर का पता है, तो इसलिए वो एक पब्लिक गुड है। आज वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज़ है, पूरा जो लेजर है वो थॉरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हज़ारों नोड्स में, लाखों नोड्स में, और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज़ है। दुनिया के अलग-अलग कोने में जो नोड्स हैं, उनके पास लेजर की कॉपीज़ हैं, जो उस लेजर को अपडेट करते हैं। माइनर्स दुनिया में फैले हुए हैं, जो बिटकॉइन के ब्लॉक को माइन कर रहे हैं। कोडर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि एक बिटकॉइन एक ट्रू सेंस में पब्लिक लेजर है, जिसके पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो घर बैठ के, राइट? अब आपने ये समझ लिया, इसलिए उसको डिजिटल कमोडिटी की श्रेणी में रखा जा रहा है। यूएस के अंदर जो गैरी गेंसलर है, जो वहाँ का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिश्नर है, वो भी कह रहा है कि इसको सिक्योरिटी की श्रेणी में डालो। बहुत सारे दुनिया में जो लोग हैं, वो इसको एक डिजिटल पब्लिक गुड की नज़र से देख रहे हैं, इसका नज़रिया वही बन रहा है। न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये कि कोई ये नहीं कह रहा है कि यार ये फ्रांस का है, ये चाइना वालों का है, ये हांगकांग वालों का है। तो कोई अगर सपोज़ करो पता होता है कि सतोशी नाकामोटो जैपनीज़ है या चाइनीज़ है, तो अमेरिका कहता है हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं मानेंगे या हम चाइना के खिलाफ हैं। तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि किसका क्रिएटर नहीं पता। तो ये पब्लिक गुड है प्योर सेंस में। जैसे गोल्ड के बारे में ये नहीं किया ये अफ्रीका गोल्ड है हम नहीं यूज़ करेंगे, चाइना का गोल्ड है हम नहीं यूज़ करेंगे। इस तरह के आपने कमोडिटीज़ में एप्रीहेंशन नहीं सुना होगा। कमोडिटीज़ न्यूट्रल होती है, राइट? क्योंकि उसका क्रिएटर नहीं होता। तो इसलिए ट्रू सेंस में बिटकॉइन जो है प्योर डिजिटल गुड है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो
जो बाकी क्रिप्टोज़ हैं, अगर हम देखें, राइट, जो बाकी क्रिप्टोज़ के अंदर आप जिस तरह की जो वेब3 के अंदर आप जो प्रोजेक्ट्स सुनते हो और वो कहते हैं कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज़ है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बिटकॉइन के अलावा इंक्लूडिंग इथेरियम, उनमें क्रिएटर का पता था कि क्रिएटर कौन है। राइट? जैसे कि इथेरियम के अंदर इथेरियम फाउंडेशन है, जिसको स्टार्ट किया विटालिक ने और उसके और जो को-फाउंडर्स थे, राइट? तो उन्होंने सबसे पहले इथेरियम को प्री-माइन किया। अगर आप इथेरियम के अगर आप व्हाइट पेपर को स्टडी करोगे तो काफ़ी सारी एलोकेशन जो थी वो ओरिजिनली फाउंडर्स को एलोकेट हुआ, कुछ लोगों के अंदर पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट किया था इथेरियम को, और इथेरियम का एक्चुअल में आईसीओ हुआ था, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो जिसको पब्लिक सेल के थ्रू लोगों को इथेरियम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो इथेरियम प्रॉपर तरीके से प्री माइन हुआ था। बस इथेरियम एक हाइली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, जो कि किसी भी L1 से अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ और ट्रैक्शन जो है वो इथेरियम पे है। पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे था, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया है। लेकिन अभी भी अगर इन टर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अगर आप देखो तो और इन कंपैरिजन टू अदर ब्लॉकचेन्स वो हाइली डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन क्या ये कमोडिटी है? नहीं, क्योंकि कमोडिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्री माइन हुआ था, इसका क्रिएटर का पता है। और अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करो, यस इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, बट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर एंड बीइंग प्री माइंड, ये एक कमोडिटी की श्रेणी में फॉल नहीं करता। यही कारण है कि यूएस के अंदर और स्पेशली ये डिबेट चल रहा है कि इथेरियम भी एक सिक्योरिटी है, राइट? सिक्योरिटीज़ होता क्या है? सिक्योरिटीज़ बेसिकली आप ये समझो कि जितने भी क्रिप्टो है, मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो, अगर हम स्टेबल कॉइन्स को निकाल दें, यूटिलिटी टोकन्स जितने भी हैं और आपके जितने भी जो जितने भी आपके और बाकी क्रिप्टो हैं, ये सिक्योरिटीज़ में फॉल करते हैं। सिक्योरिटीज़ बेसिकली होता क्या है कि एक आदमी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब ये कहता है कि ये रहा एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, सेल करता है वो, बेसिकली एक वादे को सेल करता है कि भाई मेरा मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसमें तुम पैसा लगाओ, और ये रहा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे-जैसे मेरी कंपनी ग्रो करेगी, तुम्हारे जितने पैसे लगे होंगे, उतने पैसे की हिस्सेदारी जितनी भी उस हिसाब से मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉफ़िट दे दूँगा। जैसे तुम्हें शेयर जितना तुम्हारे पास होंगे, उस हिसाब से तुम्हें डिविडेंड दे दूँगा या शेयर का प्राइस बढ़ेगा, राइट? और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यार मैं उसमें मेहनत करूँगा उसके अंदर। तो सामने वाले की इनसे आपने पैसे लिए, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन बंधी हुई है कि इसके अंदर जो ये मैनेजमेंट है या ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, जब ये अच्छा काम करेंगे, तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अब ब्लॉकचेन स्पेस में, क्रिप्टो स्पेस में जो लोगों के पास होता है वो टोकन होता है, राइट? तो जब लोगों की आपने सुना होगा लोगों की ना एक डिपेंडेंस होती है कि यार ये कुछ करेगा, सीज़ी कुछ करेगा, तब बीएनबी का टोकन बढ़िया हो जाएगा। या यार विटालिक ने क्या बोला, उसका ट्वीट देखो, कुछ कह रहा है क्या विटालिक? लोगों की एकदम विटालिक के बात पे स्पाइक आ जाता है इथेरियम के अंदर, राइट? यार उसका हॉपिंगसन क्या कह रहा है कार्डानो का? सोलाना का वो क्या कह रहा है, जो फाउंडर है, राइट? या वो किसी भी आप एल1 को संदीप नैनवाल क्या कह रहा है, या तो आपकी जो लोगों की जो डिपेंडेंस होती है, वो ऑटोमेटिकली, चाहे वो फाउंडर जितना मर्जी बोलता रहे कि भैया मैं इस प्रोजेक्ट से में सिर्फ एक कंट्रीब्यूटर हूँ, मैं अलग से हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। लोगों की डिपेंडेंस उस पे होती है, क्योंकि लोगों को पता होता है इसका क्रिएटर कौन है। तो क्रिएटर अपने आप को जितना मर्ज़ी अलग करने की कोशिश करे, लोगों की डिपेंडेंस उसके बिहेवियर, उसके ट्वीट्स पे हाइली डिपेंडेंट होती है, राइट? तो इस जिस कारण से क्या होता है, लोगों की डिपेंडेंस और लोगों की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लोगों के पास टोकन है, तो उनको ये रहता है कि जैसे-जैसे ये इसका फाउंडर अच्छा काम करेगा, प्रोजेक्ट अच्छा तरीके से कुछ इसका रोड मैप अच्छा होगा, तो ये बढ़ेगा, हमारे भी पैसे बढ़ेंगे, हमारे भी टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए सिक्योरिटीज़ और यूटिलिटी टोकन्स जो होते हैं वो इस गेम के अंदर फॉल करते हैं। तो आपका कमोडिटी हो गया, सिक्योरिटीज़, यूटिलिटी टोकन्स और स्टेबल कॉइन्स। तो आपका कमोडिटी मैंने बता दिया, सिक्योरिटीज़ टोकन्स मैंने आपको बता दिए, और यूटिलिटी टोकन भी सिक्योरिटीज़ के अंदर फॉल करते हैं। यूटिलिटी टोकन बेसिकली जैसे इथेरियम है, इथेरियम के आपको अगर ब्लॉकचेन को यूज़ करना है तो आपको इथेरियम चाहिए, एज़ फॉर पेइंग द गैस फीस। तो इथेरियम की एक यूटिलिटी है कि इट इज़ यूज्ड एज़ अ गैस टू टू एक्सेस द इथेरियम ब्लॉकचेन। तो ये उसकी यूटिलिटी है, राइट? बट क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन भी प्री माइन हुई थी और उसका मैंने फाउंडर का आपको बताया विटालिक, और किस तरीके से आईसीओ हुआ था, तो इसलिए ये भी सिक्योरिटीज़ के अंदर फॉल होता है। दो डिबेटेबल है, अभी यूएस के अंदर ये डिबेट चल रहा है, बट कहीं न कहीं ये कंसेंसस बनता जा रहा है कि सिक्योरिटीज़ का जो वो हार्वे टेस्ट है वहाँ पे, उसके पैरामीटर से जब वो देखते हैं तो
90% से ऊपर 99% के करीब जितने भी टोकन्स हैं, स्टेबल कॉइन को छोड़ दो और अगर बिटकॉइन को छोड़ दो, वो सिक्योरिटीज़ में फ़ॉल करते हैं। और सिक्योरिटीज़ में फ़ॉल करने के बाद होता क्या है कि क्रिप्टोज़ को बहुत सारे डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, उनको बहुत सारे अपने रोड मैप क्लियर करने पड़ते हैं, उनको इंटरनल मैनेजमेंट के डिसीजंस पब्लिक करने पड़ते हैं, उनके जो कितने प्री माइन हुए हैं, किस-किस को टोकन सेल हुआ है, कब अनलॉक होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ती है। कंप्लायंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और जितने टाइम उन्होंने ये नॉन रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम किया है बिना, तो उसकी भी कुछ पेनल्टीज़ को पे करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी लॉ के अंदर काम करना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट? तो कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ये बहुत समझना जरूरी है। जब आपको कोई कहता है ये ले ले, तो अरे भाई क्या ले ले, क्या ले ले, राइट? सो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटीज़ का मतलब इट इज़ एज़ गुड एज़ आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लो। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, आप रिलायंस का शेयर है, आपका पता है कि यार धीरू भाई अंबानी हैं, फिर उसके बाद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, फिर उसके बच्चे आकाश अंबानी। तो इस तरीके से आप वहाँ पे कंपनी के रोड मैप, उनकी ज एनुअल जनरल मीटिंग, उनके प्लान्स, जिस हिसाब से वहाँ पे मूवमेंट रहती है कि स्टॉक्स के ऊपर नीचे उनके डिसीजंस पे कंपनी की चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। सेम तरीके से आपके जो है वो क्रिप्टो के बाकी जो टोकन्स हैं, वो उसी हिसाब से उनकी अनाउंसमेंट्स, उनके रोड मैप, उनके ट्विटर पे बिहेवियर, हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है टोकन्स को, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट है समझना। इट इज़ वेरी क्लोज टू बीइंग अ सिक्योरिटी, राइट? तो इसलिए बिटकॉइन एक प्योर डिजिटल कमोडिटी, एक सिक्योरिटीज और फिर स्टेबल कॉइन हम सब जानते हैं कि एक कॉइन के पीछे एक यूएसडी की जो वैल्यू होती है, तो वो स्टेबल कॉइन होती है, राइट? बैक्ड बाय अ फियाट करेंसी, चाहे वो यूएसडी हो, चाहे वो कोई किसी देश का की करेंसी हो सकती है, किसी देश का कोई गोल्ड भी बैक्ड स्टेबल कॉइन भी हो सकता है। तो स्टेबल कॉइन के पीछे जो है एक स्टेबल कॉइन बेसिकली एक डेरिवेटिव होता है, एक उसके पीछे एक बैकिंग होती है। और बैकिंग किसकी होती है? या तो फियाट करेंसी की होती है या रियल वर्ल्ड एसेट की होती है, जैसे कि गोल्ड, राइट? तो ये क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टोज़ हैं। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कल को आपकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि दुनिया में 30% लोग आज भी हैं जिनके पास बिटकॉइन नहीं है। आई डोंट नो आप उनमें से हो कि नहीं। अब अगर आप उनमें से होगे जिसके पास नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास सारी सिक्योरिटीज़ है, और कल को अगर सिक्योरिटीज़ लॉ आता है और क्लियर हो जाता है कि बाकी क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ हैं, तब आप क्या करोगे? अभी डिबेटेबल है। अभी नहीं वहाँ पे अनाउंस हुआ है, लेकिन कल को हो जाता है, तो क्या करोगे? जब कमोडिटी के अंदर अगर बिटकॉइन फॉल कर रहा है और उसके सिग्नल्स ऑलरेडी वहाँ पे कमिश्नर्स और सब दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की जैसी कमोडिटी अनाउंस होगा, तो उसके अंदर एकदम इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंस्टीट्यूशनल कंपनीज उसके अंदर एकदम इन्वेस्ट करने पड़ जाएंगे और बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कमोडिटी के अंदर, क्योंकि कमोडिटी ऑलमोस्ट हर कंपनी के बैलेंस शीट या हर कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान में होती है। जैसे कि गोल्ड, काफ़ी सारी कंपनीज़, काफ़ी सारे देश गोल्ड को अपने बैलेंस शीट पे रखते हैं, राइट? तो कल को अगर बिटकॉइन एज़ अ कमोडिटी अगर यूएस में डिक्लेयर हो जाता है, तो ये एक तरीके का सर्टिफाइड डिजिटल कमोडिटी हो गई गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे। तो जब वहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? काफ़ी सारा इंस्टीट्यूशनल पैसा कमोडिटी की तरफ जाएगा, राइट? एज़ एन इन्वेस्टमेंट, राइट? एज़ अ हेज, एज़ अ प्लान, राइट? सो ये बात बहुत समझना है। लेकिन क्या बाकी बाकी कंपनी सिक्योरिटीज़, अगर बाकी क्रिप्टो स्पेस अगर सिक्योरिटीज़ अनाउंस हो गया, तो सिक्योरिटीज़ में क्या पैसा जाएगा? नहीं। एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगाने से पहले एप्रीहेंशन आएगी, सोचेगी, क्योंकि ऐसा ही रियल वर्ल्ड में भी होता है। क्योंकि सिक्योरिटीज़ के अंदर रिस्क्स होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एक कमोडिटी के अंदर रिस्क उसकी प्राइस मूवमेंट का ज़रूर होता है, सप्लाई का होता है, सब चीज़ों का होता है। बिटकॉइन के अपने रिस्क हैं, राइट? लेकिन बेस लेवल पे वो उसके कोई फाउंडर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। वो पब्लिक गुड है। कमोडिटीज़ पब्लिक गुड होती है। तो इसीलिए बिटकॉइन भी एक डिजिटल पब्लिक गुड है। और बाकी जो है वो डिपेंडेंस है एक ग्रुप पे, जैसे कि कंपनी को लोग रन करते हैं, वैसे ही बाकी स्टेबल कॉइन या बाकी करेंसीज़, बाकी क्रिप्टो को ऐसे ही कुछ लोग मिलके या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज आपकी जो एजुकेशन का जो लेवल है, अप हो गया। अगर आपने इतना वीडियो अभी तक देखा, अगर आई डोंट नो कितने, क्योंकि लोग मेरे वीडियो को ये कहते हैं लंबे हैं, आई डोंट नो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते हो नहीं देखते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जितने लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब उनके पास जब कोई आएगा और कहेगा ये ले ले, वो कहेगा भाई 1 मिनट, मुझे जो लेना है मुझे पता है। क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट? बहुत ज़रूरी है ये बात आपको समझाना।
प्रेज़ेंट को भी देखिए नज़र में रखिए और फ्यूचर में किस तरह के रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स फ्यूचर में डेवलप हो रहे हैं, उनको भी नज़र में रखिए। किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पहली चीज़। और ना ही आप ये चैनल का ऑब्जेक्टिव है। चैनल का ऑब्जेक्टिव है, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री के अंदर तरह-तरह के वादे और तरह-तरह के पंप एंड डंप कंटेंट बनता है, लेकिन मेरा पर्पस है आपको प्योर एजुकेशन देना। जो मैंने इतने सालों में सीखा इस इंडस्ट्री के अंदर रह के हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पसंद आ रही हो और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी इन्फॉर्मेशन बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। यही इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन फिर भी आपको मेरे चैनल को देखने के बाद मेरे बात को भी आपको वेरीफाई करना चाहिए, ये आपका राइट है और ये समझदारी भी है। तो हर चीज़ को एक बारी अपने एंगल से, अपने दिमाग से ज़रूर करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, राइट? तो हर चीज़ को सुनिए, समझिए, उसके बाद उसको वेरीफाई करिए, चेक करिए एंड देन टेक योर डिसीजन। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच और हाँ, कमेंट करते ज़रूर चले जाना यार, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।